हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है विमोहिता। अभी भी हम बिस्तर पर ही थे और यही कोई 6 बजे का समय होगा जब फोन की घंटी बज उठी। फोन रमा ने उठाया और मेरी ओर देखते हुए कहा, निर्मला, अस्पताल से नर्स बोल रही है, कह रही है कोई ज़रूरी मैसेज तुम्हें देना है। निर्मला का नाम सुनते ही नींद गायब हो गई और मन अनीता के बारे में सोचकर चिंतित हो उठा। नर्स ने वही कहा जो मैं सोच रहा था, वो रात को कोमा में चली गई थी। मुझे चिंतित देख रमा ने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है, मैंने कहा। कल रात से वो कोमा में चली गई है। नर्स कह रही थी कि अब वो कुछ ही घंटों की मेहमान है। वो मौन हो गई। उसे मौन देखकर मैंने कहा, क्या सोचने लगी? क्या यहाँ उसका अपना कोई नहीं है? लोग कह रहे थे कि उसकी बड़ी बहन और जीजा जी यहाँ रहते हैं। हाँ, मैंने कहा। हम जब पहली बार मिले थे उस समय वो अपने जीजा जी और बड़ी बहन के साथ ही रह रही थी। पर इधर कुछ दिन हुए उन लोगों के बारे में जब मैंने जिक्र किया तो कह रही थी कि उसकी बड़ी बहन नम्रता अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके जीजा जी दूसरी शादी करके मॉरिशस चले गए हैं। नम्रता को कोई बच्चा वगैरह नहीं था, इसीलिए उसका अपने जीजा जी से अब कोई संबंध नहीं रहा है। क्या सोचते हो? सोचना क्या है, यहाँ उसका और कोई रिश्तेदार या जानने वाला है नहीं, इसीलिए उसका अंतिम संस्कार हम लोगों को ही करना पड़ेगा, ऐसा लगता है, कहकर मैं उसकी ओर देखने लगा। उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कई वर्षों के बाद अनीता 6 महीने पहले गोरेगांव के ओबरॉय मॉल में मिली थी, लेकिन वो पहले वाली अनीता नहीं थी। पहले से बिल्कुल अलग, उलझे सफ़ेद बाल, सूखा चेहरा और धसी हुई आंखें। मैं तो पहचान ही नहीं सका था उसे, पर वो हेलो कहकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। कैसी हो? मैंने पूछा। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कुछ विशेष नहीं, कह सकती हो सब ठीक है, मैंने कहा। और बच्चे? एक 4 साल का लड़का है, अमित नाम है उसका, बहुत सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। सुनकर वो कुछ असहज हो गई। उसे असहज होते देख मैं दूसरी बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी के लिए उसके हाँ कहने पर उसके लिए उसे लेकर कैफेटेरिया में आ गया। मैंने पूछा, साथ में कुछ लोगी? नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ कॉफ़ी। अभी भी चाय नहीं पीती हो? उसने इस पर कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। वहाँ बैठते हुए मैंने पूछा, तुम तो आजकल दिल्ली में हो, यहाँ किसी काम से आई हो या किसी से मिलने? दिल्ली में थी, अब नहीं हूँ, यही कोई 6 महीने पहले मुंबई लौट आई हूँ, उसने कहा। वहाँ दिल नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तुम तो जानते हो, पिलानी से जब मुंबई आई तो जीजा जी और दीदी के आग्रह को ठुकरा नहीं सकी और उनके साथ ही रहने लगी। तुमसे पहली बार मैं दीदी के घर ही तो मिली थी, कहकर उसने मेरी ओर देखा। हाँ, तुम्हारी दीदी इंटर में मेरे साथ थी, इसीलिए कभी कभार उसके पास चला जाया करता था। लेकिन घर आने के लिए उसने कभी आग्रह नहीं किया, क्योंकि शायद तुम्हारे जीजा जी वैसा नहीं चाहते थे। पर बाद के दिनों में तुमसे मिलने की इच्छा से आने लगा था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक पल के लिए मेरी ओर देखा, फिर अपनी पलकें नीची करके कॉफ़ी के कप की ओर देखने लगी। फिर बोली, दीदी पढ़ी लिखी, सुंदर और अच्छे नक्श की थी। उनका रंग भी गोरा था, पर जीजाजी शायद दीदी के थुलथुले बदन से उब चुके थे और उन्होंने जब मुझे इतना करीब पाया तो मुझे आंखों में पालने लगे। कुछ दिन मैं देखती रही उन्हें और जब मेरे लिए उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो गया तो अपना ट्रांसफ़र कराकर दिल्ली चली गई। दिल्ली में अंजलि के कहने पर मैं उसके साथ रहने लगी। पिलानी के दिनों में वो मेरे साथ थी और हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दिल्ली में वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। अंजलि खुले स्वभाव की और स्वतंत्र विचारों वाली थी और अपने मित्रों से, जिनमें पुरुष अधिक थे, वो सदा घिरी रहती थी। रात में वो बाहर ही रहती अथवा देर से आती। उसके जाने के बाद शुरू के दिनों में मैं अपने कमरे में बंद हो जाती। वैसे उसने कभी अपने साथ चलने के लिए मुझसे नहीं कहा, पर मैं ही एक दिन अपने अकेलेपन से उब गई तो उसके साथ जाने लगी। वहाँ की दुनिया बड़ी ही रंगीन थी। कुछ दिनों में ही मैं उसके रंग में रंग गई। अच्छा खाना, बढ़िया ड्रिंक और रोज़ एक नया चेहरा।
फिर मेरे कब पंख निकल आए पता ही नहीं चला। मैं खुले आसमान में उड़ने लगी, लेकिन शरीर पर जब कुछ चर्बी चढ़ी तो कल तक मेरी मुस्कुराहट पर पिछने वाले मुझसे कतराने लगे। उसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं था, नए चेहरों की वहाँ कमी नहीं थी, और हमारे संबंध कोई भावनात्मक तो थे नहीं जो कोई किसी के बारे में सोचता या उसके लिए दुखी होता। ये सब तब मेरी ज़रूरत बन चुकी थी। ऐसे में क्या करती? खरीद फरोख्त पर उतर आई। बाद में वो भी मुश्किल हो गया। शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। प्रोलेप्स की सर्जरी में सब पहले ही रिमूव करवा चुकी थी, और कोई तो वहाँ था नहीं। अंजलि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया सेटल कर गई थी, और जो वहाँ थे वो मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। क्या करती? और किसी जगह को जानती नहीं थी, इसीलिए मुंबई लौट कर आ गई। अभी उसने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि वो अचानक उठ खड़ी हुई, जैसा वो शुरू के दिनों में करती थी, और कहा, कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। अखिल, माफ़ करना, मुझे जाना होगा। और अपना कार्ड मेरी ओर बढ़ाते हुए फ़ोन करने के लिए कहकर चली गई। अनीता से मैं सबसे पहले नम्रता के घर पर मिला था। वो पिलानी से नई नई मुंबई आई थी। गोरी चिट्टी, छरहरी और बड़ी बड़ी काली आंखें। वेस्टर्न ड्रेस में, विशेषकर जीन्स और टॉप में वो बहुत स्मार्ट लगती थी। उस दिन जब मैं पहली बार उससे मिला तो अपलक अपने को मुझे देखते हुए उसने कहा था, क्या देख रहे हो? बहुत सुंदर लगती हूँ। मैंने हंसते हुए कहा था, हाँ, बहुत सुंदर लग रही हो। रंभा से भी अधिक सुंदर। झूठ नहीं, ये सच है। और उसके बाद एक दो बार मिलने पर मन में उसके प्रति प्रेम का भाव अंकुरित हो उठा। वो अस्वाभाविक नहीं था। वो सुंदर तो थी ही, पढ़ी लिखी भी थी। पिलानी से ग्रेजुएट थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उस दिन घर आई तो मैंने कहा, चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। वहीं कहीं खाना खा लेंगे और तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। ठीक है, पर हम पहले लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, और उसके बाद तुम जहाँ चाहो मुझे ले चल सकते हो। उसके बाद हम पहले लॉन्ग ड्राइव पर गए। रास्ते में एक दो जगह रुके और बाद में बांद्रा के बैंड स्टैंड पर आ गए। वहाँ बहुत देर तक इधर उधर घूमते रहे। वो दिन रविवार था। बैंड वाला कोई मराठी धुन बजा रहा था। कुछ समय घूमने के बाद हम समुद्र के किनारे एक पत्थर पर आकर बैठ गए। वो समुद्र की लहरों की ओर देखने लगी। हवा तेज थी और लहरें बहुत ऊंची उठ रही थी, पर दिन का उजाला सिमटने लगा था। मैंने कहा, क्या देख रही हो? कुछ बातें करो अपने मन की। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, नहीं, आज तुम्हारे मन की बात सुनने के मूड में हूँ। मेरे लिए तो ये अच्छा अवसर था। मैं कुछ कहने के लिए सोच ही रहा था कि बीच में ढाब वाला आ गया और बिना कुछ कहे एक ढाब और दो स्ट्रॉ रखकर चला गया। एक स्ट्रॉ उसे देते हुए मैंने पाया कि वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। बाद में हम स्ट्रॉ बदल बदल कर साथ साथ डाब पीते रहे। डाब खत्म होने पर स्ट्रॉ को पर्स में रखते हुए उसने कहा, इसे अपने पास रखूंगी। ये अधिकार मैंने पहली बार किसी को दिया है। हम वहाँ बहुत देर बैठे रहे। उसके बाएं हाथ को अपने हाथों में ले उसकी उंगलियों को सहलाते हुए मैंने कहा, कुछ कहो ना। नहीं, आज और कुछ नहीं, तुम भी कुछ ना कहना। कहती हुई वो मेरे कंधे से आ लगी और मेरी उंगलियों से खेलती रही। हम बीच खाली होने तक वहाँ ऐसे ही बैठे रहे। कोई बात नहीं हुई। मैं सिर्फ अपलक उसे देखता रहा और वो आंखें बंद किए मेरे कंधे से लगी रही। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में आ गए। खाने के समय हमारी कोई बात नहीं हुई, बस एक दूसरे को देखते रहे और एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। उसे घर छोड़ जब मैं चलने को हुआ तो उसने पास आकर कहा, पहुंचकर फ़ोन करना। मैं उस दिन बहुत खुश था। खुशी संभल ही नहीं रही थी मुझसे। उसके कुछ दिनों के बाद वो दिल्ली चली गई। हमारा संपर्क शुरू के दिनों में रोज़ का था, पर बाद में धीरे धीरे वो कम होने लगा, और एक दिन उसने फ़ोन रिसीव करना बंद ही कर दिया। मन बेचैन हो उठा, पर उन दिनों कंपनी के काम से मलेशिया में था, इसीलिए चाहकर भी उससे मिलने दिल्ली नहीं जा सका। उधर माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बहू देखने की उनकी बहुत इच्छा थी। उनकी बात मान ली और रमा से मेरी शादी हो गई। रमा बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के आगे मैं अनीता को भूल गया। 2 महीने पहले एक दिन उसका फ़ोन आया। कहने लगी, तुमसे मिलना चाहती हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। नहीं, ना कहना।
अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है आज। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त अवश्य मिलने आऊँगा। उस दिन ऑफिस जाते हुए रमा से मैंने कहा, शाम लौटते हुए अनीता से मिलने की सोच रहा हूँ। उसका फ़ोन आया था, कह रही थी कुछ ज़रूरी काम है, आने में देर हो सकती है, खाना खा लेना। ऑफिस से लौटते हुए उस दिन जब अनीता के फ्लैट पर पहुंचा तो अंधेरा छा चुका था। कॉरिडोर में बहुत कम लाइट थी। किसी तरह उसके फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचकर मैंने बेल बजाई तो उसने कहा, भीतर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। भीतर गया तो देखा वो खिड़की के सामने खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। मैंने पूछा, क्या देख रही हो? अंधेरे को। मैं समझा नहीं। उसी समय वो मेरी ओर मुड़ी। उसका शरीर गल कर आधा हो चुका था। मैंने कहा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है, उसने कहा और कहकर सामने सोफे पर बैठ गई और कुछ देर बाद दुपट्टे को मुंह पर रखकर फफक फफक कर रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? किसी फ्लैट वाले से झगड़ा हुआ है या और कुछ? कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उसने कहा। डॉक्टर बाखला के कहने पर HIV टेस्ट के लिए गई थी। उसकी रिपोर्ट आ गई है, वो पॉजिटिव निकली है। डॉक्टर कह रहा था बहुत एडवांस स्टेज है, अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे तकलीफ कम करने के लिए उसने कुछ दवाएं दी हैं। उस समय मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती सी लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूँ। सब कुछ इतना दुखद था कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। बहुत देर उसके पास मैं चुप बैठा रहा। वो इसे समझ रही थी। बाद में शायद दूसरी बार उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर मैंने कहा, नहीं, कुछ ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। पर वो फिर फपक फपक कर रोने लगी। मैं उसे देखता रहा और मैं कुछ कह नहीं सका। इस तरह बैठे बैठे जब बहुत रात हो गई तो उसने ही कहा, जाओ, घर पर रमा चिंता कर रही होगी, बहुत रात हो गई है। और जब घर आया तो रात के 2 बज रहे थे। रमा इंतजार कर रही थी। उसने कहा, बहुत देर कर दी, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, अनीता से मिलकर आने में देरी हो गई। और फिर रमा को मैंने अनीता के बारे में सब कुछ बताया। उस रात हम दोनों बिना कुछ खाए ही लेट गए। रात भर हमें नींद भी नहीं आई। मैं अनीता के बारे में ही सोचता रहा। उसके जीवन का अंत इस तरह होगा, इसकी तो कभी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। 2 दिन बाद कुछ मित्रों की सहायता से उसे निर्मला अस्पताल में एडमिट करा। जब चलने को हुआ तो उसने मेरी ओर बड़ी करुणा से देखा। बहुत दर्द था उसमें। मैंने कहा, इस एडवांस स्टेज में तुम जानती हो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ रहोगी तो कोई पास तो होगा, कम से कम छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए। उसने कुछ नहीं कहा। धीरे से उसने अपनी पलकें उठाईं। पलकें उठाते ही वहाँ से आंसू ढलकते देख मेरी आंखें भी भर आईं। मैं कुछ देर बैठा रहा। चलने को हुआ तो उसने कहा, अमित कैसा है? अच्छा है, बहुत चाहती हो उसे? अगली बार आऊँगा तो उसे लेता आऊँगा। मैंने कहा, नहीं, उसे मत लाना, वो बहुत छोटा है, यहाँ लाना ठीक नहीं होगा। कहकर उसने अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लीं। ठीक है, अपना ख्याल रखना, 1-2 दिन के अंदर मैं आता रहूँगा। कहकर मैं चलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने कुछ नहीं कहा। वो मुझे ही देख रही थी। वो नज़र बहुत कातर थी। मैं आगे नहीं बढ़ सका। लौटकर कुछ देर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाता रहा और फिर बिना कुछ कहे चला गया। और आज जब हम आए तो वो जा चुकी थी सदा के लिए, सब कुछ छोड़कर। नर्स ने कहा, रात में वो आप लोगों के बारे में बार बार पूछ रही थी। ऐसा लगता है जैसे वो अपने जाने के बारे में जानती थी। उसका सामने पड़ा चेहरा सरल था। वहां कोई विषाद या तनाव का चिन्ह नहीं था और अपने हाथों में उसने लाल चूड़ियां पहन रखी थी। उसे देखते हुए मैंने नर्स की ओर देखा। उसने कहा, ये लाल चूड़ियां रोज पर्स से निकालकर वो घंटों देखा करती थी और फिर पर्स में रख लेती थी। कल उसके आग्रह करने पर मैंने इसे उसके हाथों में पहनाया था। रात मेरे कहने पर उसने निकालने से मना कर दिया और कहा, नहीं, आज की रात इसे पहनकर सोऊंगी। दाह संस्कार कर घर लौटने पर परेशान देख रमा ने कहा, चलो सो जाओ। वो चली गई, अच्छा हुआ, वो बहुत दुख में थी। मैं मौन रहा। वो कुछ देर सामने खड़ी रही और बाद में मेरी ओर देखते हुए कहा, उन चूड़ियों से तुम्हारा क्या संबंध था? मैंने कहा, उस दिन जब हम हिल्टन के करीब बांद्रा में घूम रहे थे,
उसे वो लाल चूड़ियां पसंद आ गई थी। उसने मुझसे कहा था, अखिल ये चूड़ियां तुम मुझे खरीद दो। आई प्रॉमिस यू, उस रात इसे पहनकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और कुछ नहीं। जीवन के अंतिम पलों में कदाचित वो अपनी व्यथा में भावुक हो गई थी, हमारे उन संबंधों को लेकर। दूसरे दिन एक रजिस्टर्ड पत्र मिला। पत्र अनीता के सॉलिसिटर का था। वो अपनी सारी संपत्ति, जिसमें 3 रूम का उसका कार्टर रोड का फ्लैट और करीब 1 करोड़ रुपया बैंक डिपॉजिट था, अमित के नाम कर गई थी। साथ में उसका एक पत्र था। पत्र में उसने लिखा था, अखिल, दुख के गहरे पलों से गुजर रही हूँ इन दिनों, और ये दुख समय के साथ कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। मेरा किया हुआ सदा मेरे सामने होता है। मैं सदा उसे अपलक देखती रहती हूँ। उस किए हुए में तुम भी होते हो, और जब वहाँ तुम होते हो तुम्हें पाने के लिए मन बेचैन हो उठता है। ये सब कुछ मैंने कभी नहीं कहा तुमसे, किस मुंह से कहती। उस दिन तुमने पूछा था, क्या मैं अमित को बहुत चाहती हूँ? सच, बहुत चाहती हूँ। जब भी मैंने उसके बारे में सोचा है, इस अवस्था में भी मेरी छाती में दूध उबलने लगा है। आज सोचती हूँ, काश तुम्हारी दुल्हन बनती, तुम्हारे लिए घंटों सजती और अमित मेरी छाती पर खेलता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और देखो कहाँ जा फंसी, कहीं की नहीं रही, और अब जाने का समय भी आ गया। असहनीय पीड़ा होती है अखिल, मन में सब कुछ सोचकर। वो मेरा जीवन के प्रति अज्ञान था, उसके नियमों के प्रति कोई विद्रोह नहीं। आज सोचती हूँ, हर सिंगार बन यूं न फैलती और तुम्हारी निर्दोष दृष्टि को समझ पाती तो ये दुख तो आज नहीं भोगती। तुम्हें दुख पहुंचाया है मैंने, उसके लिए मेरा स्वयं मुझे कोसता रहता है। पर ऐसा कहना आज अर्थहीन होगा। जिंदगी का एक पल भी तुम्हें नहीं दे सकी, और देखो आज लाश ढोने के लिए कह रही हूँ। इस जन्म में तो नहीं, मगर अगले जन्म में मुझे अवश्य साथ ले लेना। तुम जो भी कहोगे, आई प्रॉमिस यू वही करूँगी, उसके सिवा कुछ नहीं करूँगी। तुम्हारी अनीता। और आज सुबह रमा को तैयार होते देख मैंने कहा, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? मैं अनीता के सॉलिसिटर के पास जा रही हूँ। मैं सब कुछ निर्मला अस्पताल को गिफ्ट कर देना चाहती हूँ। और उस दिन निर्मला को गिफ्ट कर जब मैं घर लौट रहा था तो लगा रमा नहीं, अनीता साथ में है लॉन्ग ड्राइव पर। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।